बात में ये बताया कि भई राइटिंग से जो है एग्जैक्ट मैन बना जा सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कम लिखता है फिर भी उसको एग्जैक्ट मैन बनना है तो उसके पास जो ग्रेट मेमोरी हो होनी चाहिए। आप कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर, इसीलिए मैं यहाँ पर टाइम ले रहा हूँ कि फैक्ट्स तो आप रट लोगे, सीधे-सीधे फैक्ट्स उनको तो आप 2-3 बार दोहराओगे तो आप रट लोगे, लेकिन थोड़ा-सा लैंग्वेज अगर घुमा दी उसने, तो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आप उनको समझ पा रहे हो या फिर आप खुद के मनन से समझ पा रहे हो, तो आप तभी आप उनको कर पाओगे। प्योर आपको कुछ पढ़ना है, जिसके अंदर काट-छाँट ना हो, मूल भाव आपको समझना है, समझने की दृष्टि से आप पढ़ना है तो आप डिस्टिल बुक्स की तरफ आप जाइए, जो कि डिस्टिल वाटर की तरह होती हैं, लेकिन इनको भी जो है फिर फ्लैशी थिंग्स बता दिया गया है कि भई ये भी नीरस होती हैं। कुल मिलाकर दोनों ही किताबों को बस उनकी अच्छाई बताई गई तो उनकी बुराई भी कर दी गई है, और ये रीडर के ऊपर है, उसकी समझ पर है, उसके एक्सपीरियंस पर है कि भई उसको आवश्यकता क्या है, उसकी आवश्यकता अनुसार उसको किताब का चयन करना चाहिए। कुछ इस तरह से यहाँ पर हम समझ सकते हैं। कैसे हैं आप लोग? पिछली क्लास के अंदर हमने ऑप स्टडीज पढ़ना शुरू कर दिया था और पिछली क्लास तक इंट्रोडक्टरी पार्ट और लगभग ऑप स्टडीज का आधा टेक्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। अब उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है? देखिएगा, यस, यहाँ से पढ़ना हमें आज शुरू करना है। थोड़ा-सा पिछला देख लेते हैं कि कहाँ पर हमने कल जो है छोड़ा था। पिछली क्लास के अंदर छोड़ा था कि अ, थोड़ा-सा ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसा मैंने आपको सुझाव भी दिया था कि जो प्रोज़ वाला जो हिस्सा है, फ़िक्शन वाला जो हिस्सा है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। टेक्स्ट आपके ऐप पर अपलोड भी हो चुका है, क्योंकि विशेष कुछ है नहीं। आप अगर ऑप स्टडीज़ की तो अगर मैं कहूँ, तो आप 15 मिनट मैक्सिमम अगर आप पढ़ेंगे तो आप जो है पूरा टेक्स्ट इसका पढ़ सकते हैं। 15 मिनट भी मैंने इसलिए बताया कि केवल वाचन नहीं करना है। अगर 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस को पढ़कर आप थोड़ा-सा मनन करेंगे, समझेंगे कि आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, तब भी मैक्सिमम 15-20 मिनट के अंदर आप इस टेक्स्ट को कंप्लीट जो है कर सकते हैं। बहुत से अभ्यर्थी ने खुद से पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना है। कुल मिलाकर मैं ये जो है आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अभी तक की क्लास के अंदर या फिर आपने टेक्स्ट अगर खुद से पढ़ा है, तो मैं अगर आपसे ये पूछूँ कि ऑप स्टडीज़ से आपने समझा क्या है? मूल भाव क्या चल रहा है? फ्रांसिस बेकन ऑफ स्टडीज़ के ज़रिए बताना क्या चाह रहा है? इस एसे का क्या सेंस निकल रहा है? तो आप यही बताएँगे कि भई स्टडीज़ की बातचीत जो इसके अंदर चल रही है, स्टडीज़ से किस तरह की जो है फ़ायदे होते हैं, किताबें कितनी प्रकार की होती हैं, रीडर्स जो हैं कितने प्रकार के होते हैं, आप पढ़कर स्टडीज़ करके किस तरह की एबिलिटी जो है वो गेन कर सकते हैं। कुल मिलाकर ऐसा-सा भाव हमें इस एसे के अंदर पढ़ने को मिल रहा है। आसान-सा एसे है। बस ये है, थोड़ी-सी दिक्कत ये है कि भई जैसा कि आपने खुद देख भी लिया होगा, हम पढ़ भी रहे हैं कि हर दूसरे लाइन के अंदर फैक्ट्स भरे पड़े हैं, ठीक है? आज की क्लास के अंदर हम इस टेक्स्ट को कंप्लीट भी कर लेंगे, तो फिर से मैं दोहरा दूँगा कि कहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वैसे आप समझ भी पा रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन हैं कि भई किस लिए नहीं पढ़ना चाहिए, किस लिए नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए पढ़ना चाहिए। इस तरह के फैक्ट्स आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं और यही पूछे जाने की वापस संभावना रहेगी। बस थोड़ा-सा ये है कि अगर जैसा कि कल की क्लास के अंदर भी मैंने कहा था और आज मैंने टेलीग्राम के अंदर वो किया भी कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था ऑप स्टडीज़ से ही, जो शुरुआती जो हिस्सा था, जो हमने 8 हिस्सों के अंदर ऑप स्टडीज़ को बाँट लिया है। 8 पैराग्राफ के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि जहाँ पर एक सेंस निकल रहा है, उसको मैंने एक पैराग्राफ मान लिया है। तो पहले ही पैराग्राफ से जो मैंने क्वेश्चन पूछा था और केवल 40% जो बच्चे दे पाए। उसका कारण ये है कि हम केवल फैक्ट्स रट रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। मैं आपको इतना विश्वास दिला रहा हूँ कि फैक्ट्स तो सभी करेंगे, आप भी करेंगे, फैक्ट्स तो याद करने ही हैं। लेकिन उसके बाद अगर अच्छी लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन आया ना, तो हम लाइन टू लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक से ही कर रहा हूँ और मैं मुझे पूरा विश्वास भी है कि आपके समझ में भी आ रहा होगा। आपको थोड़ा-सा ध्यान से जो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको भी जो है टेक्स्ट के साथ थोड़ा समय देना है, मनन करना है, समझना है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन आया, अच्छी लैंग्वेज के अंदर जो कह दिया जाता है कि अच्छी लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन आए, तो वो एक्सप्लेनेशन से ठीक होते हैं। आपने कितना समझा है, उससे ठीक होते हैं। अगर आपको ऑफ स्टडीज़ का या कोई भी टेक्स्ट आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका मूल भाव अगर आपकी समझ में आ गया ना, तो फैक्ट्स के अलावा कोई और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो आपका ठीक होगा। ठीक है भई? यस, पिछली क्लास के अंदर हमने ये देखा था कि भई यहाँ पर हमने छोड़ा कि जो फ्रांसिस बेकन है वो ये बता रहे थे कि किस लिए नहीं पढ़ना है। कॉन्ट्राडिक्ट और कॉन्फ्यूट यानी कि विरोधाभास के लिए, किसी को झूठा दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है। नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, केवल हाँ में हाँ मिलाने के लिए या जो लिखा है वही सच है, इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए। नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स यानी कि केवल बातचीत के उद्देश्य से नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि पढ़ना चाहिए बट टू वे एंड कंसीडर यानी कि आप तौल पाओ, गुण दोष निकाल पाओ। कंसीडर यानी आप जो है आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग का जो विकास होना चाहिए, इस तरह से आपको जो है पढ़ाई स्टडीज करनी है। अब उसके आगे देखना है। यस, यस, देखिएगा यहाँ से हमें पढ़ना आज की क्लास के अंदर शुरू करना है। देखिए क्या कहा जा रहा है, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड। एक बार पूरा जो है पढ़ लेते हैं, फिर मैं एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी सॉलोड, एंड सम फ्यू टू बी chewed एंड digested.
यस, खाने-पीने वाली वर्ब आपको दिख रही होंगी कि टेस्ट करना चाहिए, निगलना चाहिए और चबाना चाहिए और डाइजेस्ट करना चाहिए यानी पचाना चाहिए। क्या मतलब क्या सेंस समझ रहे हैं यहाँ पर? जो फ्रांसिस बेकन है वो यहाँ पर किताबों के प्रकार बता रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मैनर ऑफ रीडिंग कि कुछ किताबों को किस तरह से पढ़ना चाहिए, कुछ किताबों को जो है किस तरह से पढ़ना चाहिए। यस, देखिए क्या कह रहा है? सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड। कुछ जो किताबें हैं उनको केवल चखा जाना चाहिए, कुछ किताबें केवल चखने के लिए होती हैं, टेस्ट करने के लिए होती हैं। ठीक है? आप इसको कुछ इस तरह से समझिए कि देखिए, किताबें तो बहुत कुछ छपी हुई हैं, बहुत सारी छपी हुई हैं, ठीक है? इतना सारा टेक्स्ट है। हमारी जो हम पढ़ रहे हैं, हमारे आस-पास जो हमारा टेक्स्ट है, हमारे दोनों जो सिलेबस हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, उसके साथ मैं कनेक्ट करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि सब कुछ लिखा हुआ इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या कह रहा है यहाँ पर? सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड। कुछ किताबों को केवल जो है कुछ किताबें केवल चखने के लिए होती हैं, उनको केवल चखा जाना चाहिए। इसको कुछ इस तरह से समझिए कि आपके आईसीटी वाला जो भाग है, जो पेडागोजी वाला जो भाग है, ठीक है? उसके ऊपर आपको केवल एक डेडिकेटेड किताब आपको बाज़ार के अंदर नज़र नहीं आएगी। अब सिलेबस आ गया है तो वही है कि डेप्यूटी बुक्स जो हैं वो आ जाएँ, सहायक जो है बुक आ जाएँ तो अलग बात है। वो बाकी आपको डेडिकेटेड जो बुक है, वो उस भाग के लिए आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है? वही बात है कि जो पुरानी किताब अगर बाज़ार के अंदर है तो उसके अंदर वो एजुकेशन साइकोलॉजी वाला भाग भी है, आईसीटी वाला भाग भी है और वो कंप्यूटर वाला या जो क्या बोलते हैं उसको पेडागोजी वाला जो भाग भी उसके अंदर है। यस, आप उसको इस तरह से समझिए कि अगर मान लो आपके पास वो पुरानी किताब पड़ी है जिसके अंदर एजुकेशन साइकोलॉजी भी है, पेडागोजी भी है, आईसीटी भी है। लेकिन अब जो स्थिति है, अब जो आपका सिलेबस है वो क्या कह रहा है? आप पूरी किताब तो एक साथ पढ़ोगे नहीं, ठीक है? अब क्या करोगे? आप केवल उसको टेस्ट करोगे। टेस्ट करने का मतलब है कि जो आपके सिलेबस के अंदर जो जो बिंदु दिए हुए हैं, टॉपिक है, आप केवल उतना पढ़िए, केवल टेस्ट कीजिए कि जो आपके काम का है केवल उसको निकालिए। पूरी किताब पढ़ना मूर्खता हो जाएगा। इस तरह से आप और भी जगह आप रिलेट कर सकते हो कि कुछ किताबें केवल टेस्ट करने के लिए होती है। उसके अंदर 5, 10, 15 पन्ने काम के होते हैं आपके हिसाब से कि मान लो आज इस तरह की स्थिति है कि कोई किताब अगर बाज़ार के अंदर है, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक अच्छा दिया हुआ है, तो उसको वो निकालिए उसके अंदर से। यानी कि उस किताब को केवल आपने टेस्ट किया है और वो किताब जो स्थिति बनी हुई है, उसके हिसाब से वो किताब को केवल टेस्ट किया जाना चाहिए। समझ गए आप? कि भई जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह का हमें चाहिए कंटेंट, उस हिसाब से किसी भी किताब को जो पढ़ना चाहिए, एक टॉपिक अच्छा है तो वो पढ़िए, 2 टॉपिक है तो अच्छे हैं पढ़िए और जो आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक उस बुक में है ही नहीं, उसको पढ़कर क्या सेंस है? यस, अदर्स टू बी सॉलोड और कुछ जो किताबें हैं सॉलोड मतलब निगलने के लिए होती हैं, यानी कि उनकी रीडिंग आपको पूरी करनी होती है, उनको पूरा पढ़ा जाना चाहिए। इसको कुछ इस तरह से समझिए आप कि मान लो कहीं आप जा रहे हैं ट्रेन से या बस से जा रहे हैं, आपने एक नॉवल खरीद लिया, ठीक है? टाइम पास के लिए और डिलाइट के लिए, खुशी के लिए आपने एक जो है नॉवल खरीद लिया। अब नॉवल आसान-सा नॉवल था, आपके पास वो ये लंबी यात्रा आप कर रहे हैं, मान लो ट्रेन जो है 20 घंटे की पूरी जर्नी है, तो आपने उसको पढ़ लिया, पूरी रीडिंग जो आपने कर ली उसकी, तो आपने उसको निगल ही लिया ऑलमोस्ट, ठीक है? लेकिन आपने उसको क्यूरियसली नहीं पढ़ा होगा। एक तो ये मान लो कि आपको जो है मैकबेथ पूरा पढ़ना है। अब वो भी एक तरह का पूरी बुक उसको मानिए आप, ठीक है? कि ड्रामा है, पूरी बुक फ़ॉर्म के अंदर वो है, तो आपने उसको पूरा पढ़ा भी है और उसको क्यूरियसली यानी कि पूरे ध्यानपूर्वक जो आपने पढ़ा है, आपने इन बातों पर भी ध्यान दिया है, टेक्स्ट पे ध्यान दिया है कि भई यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन वही अगर कोई नॉवल आप एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं, खुशी के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं, टाइम पास के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं, तो आप उसको भी जो है पूरा पढ़ते हैं, निगलते ही हैं ऑलमोस्ट रीडिंग के सेंस में समझिए कि पूरा ही रीड किया आपने पूरे टेक्स्ट को। लेकिन ध्यानपूर्वक आपने नहीं पढ़ा होगा केवल इसलिए कि भई कहानी समझ में आ जाए, जो एंटरटेनमेंट है वो हो जाए, टाइम पास हो जाए। आप यहाँ पर जो जो अदर्स लिखी हुई हैं, इस पुस्तक को आप एक नॉवल मान सकते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड और कुछ ही ऐसी किताबें हैं जिनको जो है चबाया जाना चाहिए और कंप्लीटली डाइजेस्ट करना चाहिए यानी कि उनका जो है पाचन होना चाहिए। आप इसको इस तरह से मान सकते हैं, आपके सिलेबस की कोई भी किताब आप मान लो या फिर रेनन मार्टिन कोई भी इंग्लिश का बच्चा तैयारी कर रहा है तो ये उसके लिए मस्ट होता है। हालाँकि मस्ट तो क्या उसके बिना भी एग्ज़ाम तो निकल ही जा रही है लेकिन हाँ, एक इंग्लिश के बच्चे से इतनी उम्मीद की जाती है कि भई कम से कम वो अपने रेनन मार्टिन को जो रेनन मार्टिन है उसको आधार बनाए, उसको ठीक से पढ़े, उसको चबाए, उसको निगले, अपने व्यवहार के अंदर उतारे, उसके अंदर जो भी टॉपिक है उनको ठीक से समझे क्योंकि चाहे राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर उसमें इंग्लिश आ रही है तो उसका आधार वो रेनन मार्टिन ही होती है। ठीक है भई, यहाँ पर जो है आपको टाइप्स ऑफ बुक्स बताए गए हैं। किताबों की बात चल रही है, किताबें जो हैं किस तरह की होती हैं, कौन-सी किताब को किस तरह से पढ़ना चाहिए, ये एक्सप्लेन किया जा रहा है फ्रांसिस बेकन की तरफ से, ऑन द बेसिस ऑफ
मैनर ऑफ रीडिंग कि भई किस किताब को किस तरह से पढ़ना चाहिए। कुल मिलाकर जो बातचीत चल रही है यहाँ पर, ये चल रही है। किताबों का प्रकार बताया जा रहा है। मैं आपको लास्ट के अंदर थोड़ा-सा मैं जो है लिख कर लेकर आया हूँ क्योंकि यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी और यहाँ पर आप गलती करोगे तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो लास्ट के अंदर फिर से जो है कंप्लीट करने के बाद ये किताबों की क्या बातचीत चल रही है, इस पर हम बातचीत करेंगे। यस, उसके आगे क्या कहा जा रहा है देखिएगा। यस, अब आगे क्या कहा जा रहा है? अब यही जो 3 किताबें यहाँ पर बताई गई हैं कि भई कुछ किताबों को केवल टेस्ट किया जाना चाहिए, कुछ किताबों को निगलना चाहिए और कुछ ही ऐसी किताबें हैं जिनको चबाया जाना चाहिए और डाइजेस्ट किया जाना चाहिए यानी पचाना चाहिए। उन्हीं को इन तीनों किताबों को एक-एक करके आगे एक्सप्लेन कर रखा है, वो मैंने कर भी दिया है। आप समझ भी जाएँगे आप। दैट इज़ सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स। कुछ किताबों को इसलिए इस बात की जो पहली किताब है, इसका जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर किया जा रहा है। कि भई जब हमने देखा कि शुरुआत कुछ इस तरह से हुई है कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड कुछ किताबों को केवल चखने के लिए जो पढ़ा जाना चाहिए, उसी का एक्सप्लेनेशन आगे किया जा रहा है कि सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स क्योंकि उनके अंदर जो कुछ अंश उनका जो कुछ पार्ट है, कुछ अंश ही पढ़ने लायक होता है, इसीलिए उन किताबों को केवल जो है टेस्ट किया जाना चाहिए क्योंकि मान लो अगर किसी किताब में 10 चैप्टर दिए हुए हैं और उसके आपके सिलेबस अनुसार उसके अंदर 3 चैप्टर ही आपके सिलेबस में है, तो 3 चैप्टर ही आप पढ़ोगे, उसको पार्ट्स के अंदर पढ़ोगे, उसका अंश ही पढ़ोगे। इस तरह से आपने उस पूरी किताब को ना पढ़कर केवल उसके पार्ट को पढ़ा, उसके अंश को पढ़ा, यानी कि आपने उस किताब को केवल टेस्ट किया है। ठीक है? अदर्स टू बी रीड अब जो ये दूसरी किताब आपको बताई गई थी यहाँ पर, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर चल रहा है। अदर्स टू बी रीड बट नॉट क्यूरियसली आपने यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया था कि आपने एक नॉवल खरीद लिया, यात्रा आप कर रहे हैं, आपने उसको पूरा ही पढ़ा है लेकिन पूरा क्यूरियसली मतलब ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा है, ठीक है? पूरे परिश्रम के साथ आपने नहीं पढ़ा, ठीक है? रीडिंग पूरी हुई है, लेकिन केवल एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से और आपका टाइम पास हो जाए, उस कारण आपने उसको पढ़ा है, ठीक है? आप अदर्स टू बी सॉलोड यानी कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो सॉलोड यानी निगलने के लिए होती हैं, आपको पढ़ने में मज़ा आता है, आप रीडिंग पूरी करते हैं, लेकिन क्यूरियसली यानी पूरे ध्यानपूर्वक आप उसको नहीं पढ़ते हो, उनको नहीं पढ़ा जाना चाहिए। एंड सम फ्यू टू बी अब आगे क्या क्या कहा जा रहा है, ये जो तीसरी किताब आपने यहाँ पे पढ़ी थी, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। सम फ्यू सम फ्यू टू बी रीड हॉली विद डिलिजेंस एंड अटेंशन और कुछ ही ऐसी जो किताबें यहाँ पर थी ना कि भई उनको चबाया जाना चाहिए, उनको जो है पाचन किया जाना चाहिए, च्यूड होना चाहिए उनका, डाइजेस्ट होनी चाहिए वो, उनका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर किया गया है कि सम फ्यू टू बी रीड होली उनको उनकी रीडिंग भी पूरी तरीके से होनी चाहिए एंड विद डिलिजेंस पूरे परिश्रम के साथ होनी चाहिए, पूरी मेहनत के साथ, पूरे ध्यान से उनको पढ़ा जाना चाहिए और पूरी जो अटेंशन मतलब अटेंटिव रहते हुए, सचेत रहते हुए जो उनको पढ़ा जाना चाहिए, वही बात है अगर आपके सिलेबस की कोई किताब है, उससे क्वेश्चन आने हैं, उससे आप एग्ज़ाम के अंदर पास होगे तो आप उसको ध्यान से ही पढ़ोगे। आप जो लास्ट वाली जो किताब बताई जा रही है कि जिसको चबाना है, निगलना है, उसको आप आपकी जो सिलेबस की कोई भी जो टेक्स्ट है, उससे आप डिलीट करके इसको देख सकते हैं, ठीक है? अभी तक जो हमने देखा है कि किताबों के टाइप बताए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैनर ऑफ रीडिंग कि कुछ किताबों को टेस्ट करना है, कुछ को निगलना है, कुछ को जो है चबाना है, पचाना है और फिर तीनों किताबों को आगे एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे देख रहे हैं क्या कह रहा है? यस, आगे देखिएगा क्या कहा जा रहा है? सम बुक्स आल्सो मे बी रीड बाय डेप्यूटी कुछ जो किताबें हैं उनको डेप्यूटी की सारी जो है पढ़ा जा सकता है। किस तरह से समझना है आपको यहाँ पर वो देखिएगा। यस, क्या कहा गया है? सम बुक्स आल्सो मे बी रीड बाय डेप्यूटी कुछ किताबों को जो है डेप्यूटी बुक्स के सारे भी पढ़ा जा सकता है। आपको जो है डेप्यूटी बुक्स को मानना है, उसी से सेंस निकलेगा। आपने इसको ऐसे समझिए कि जो 10th-12th के अंदर हमने सभी ने जो है पास की है तो वहाँ पर मान लीजिए साइंस की कोई बुक थी, टेक्स्ट बुक थी या फिर मैथ्स की कोई टेक्स्ट बुक थी, तो उसकी जो पासबुक जो है बाज़ार के अंदर मिला करती थी, पूंजिया जिनको कहा करते थे और हम सभी उन्हीं के साथ हमने कभी न कभी उनके साथ समय बिताया, हमने खरीदी और हमने वहाँ से काम भी किया है, होमवर्क भी जो है किया है वहाँ से, ठीक है? अब मान लीजिए ये जो टेक्स्ट बुक है और इनके सारे पासबुक के सारे पास भी हो जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, वहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं, डेप्यूटी बुक्स वो होती हैं कि भई मूल सार उनके अंदर आपको मिल जाता है, कम मेहनत के अंदर आपका जो है काम निकल जाता है। अब इनकी इन दोनों बुक्स की मान लीजिए कोई डेप्यूटी बुक है, कोई पास बुक है, संजीव के नाम से आती हैं, और भी कई सी होंगी। मान लीजिए कोई पास बुक है, ठीक है? संजीव वाली पास बुक है साइंस और मैथ्स की, तो ये कहा जा रहा है कि कुछ किताबों
जो है वो डेप्यूटी के सारे पढ़ी जा सकती हैं। मान लीजिए भई कोई 10th-12th की एग्ज़ाम दे रहा है, पहले कोई विशेष तैयारी नहीं थी, पहले तो टेक्स्ट बुक को ही प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन स्थितियाँ हैं भई, हर जगह ये ज्ञान नहीं चलता है। मान लीजिए कि 23 जून को आपके एग्ज़ाम है, किसी बच्चे ने जो है 1 जून आ गई है, उसने अभी तक जो है मैकबेथ एज़ यू लाइक इट का टेक्स्ट नहीं पढ़ा है, तो उसको क्या ये राय देंगे कि टेक्स्ट पढ़ो? उस समय तो उसको ये कहना चाहिए ना कि भई डिटेल समरी जहाँ पर भी आपको उपलब्ध हो रही है, कम से कम आप उसको पढ़ कर जाओ और हो सकता है कि आपका वहाँ से काम निकल जाए। ठीक है? स्थितियों अनुसार जो है निर्णय लेना चाहिए, स्थिति अनुसार ही सुझाव देना चाहिए कि भई साइंस मैथ्स की कोई किताब थी, उसका टेक्स्ट पढ़ना था, किसी कारण टेक्स्ट नहीं पढ़ पाए, एग्ज़ाम है, तो डेप्यूटी के सहारे भी आपका काम चल जाता है। उस समय जो है अगर काम ना भी चले तो कोई उपाय नहीं है, डेप्यूटी बुक्स ही पढ़ना ठीक रहेगा क्योंकि समय नहीं है। ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि सम बुक्स आल्सो मे बी रीड बाय डेप्यूटी, कि कुछ किताबों को जो डेप्यूटी बुक्स के सहारे डेप्यूटी के ज़रिए जो पढ़ा जा सकता है एंड एक्सट्रैक्ट्स मेड ऑफ देम बाय अदर्स, क्योंकि इनके अंदर जो एक्सट्रैक्ट्स है, जो काम-काम का जो मैटर है वो किसी और के द्वारा तैयार किया जाता है। यही है कि भई मूल टेक्स्ट तो यहाँ पर है और इसकी डेप्यूटी कोई पासबुक थी और इसके अंदर जो मूल-मूल की जो काम-काम की जो बातें थी, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो बातें थी, वो आपको डेप्यूटी के अंदर मिल जाती हैं क्योंकि जो एक्सट्रैक्ट है, जो अंश है, वो निकाल लिया गया है दूसरों के द्वारा। बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इम्पोर्टेंट आर्गुमेंट्स, लेकिन ऐसा केवल लेस इम्पोर्टेंट आर्गुमेंट्स की अगर आवश्यकता है कि भई समय नहीं है, एग्ज़ाम आ गई और एग्ज़ाम के अंदर पासबुक्स के अंदर जो काम-काम का मैटर दिया हुआ, उसके सहारे आपका काम चल रहा है, तो आप पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम केवल वो नहीं होता, फैक्ट्स अगर आपको याद करने हैं, लेस इम्पोर्टेंट आर्गुमेंट्स आपको याद करने हैं, तो उसका उस वो केवल उद्देश्य है, तो उसके लिए इनको पढ़ा जाना चाहिए। एंड द मेनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, लेकिन वही बात है कि यहाँ पर फ्रांसिस बेकन ने इन किताबों को, डेप्यूटी बुक्स को जो है तुच्छ बता दिया है, क्योंकि इनके अंदर जो है कम महत्वपूर्ण जो विचार होते हैं, लेस इंपोर्टेंट आर्गुमेंट्स होते हैं, क्योंकि वही है, सीखने की दृष्टि से आप पढ़ रहे हैं तो आपको टेक्स्ट बुक की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर एग्जाम आ गई है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो फ्रांसिस बेकन ने जो मूल भाव ये कहा है कि कोई भी किताब है, अगर स्थिति अनुसार उसको आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो तो डेप्यूटी बुक्स के सारे उनको पढ़ा जा सकता है। लेकिन उसके जो डेप्यूटी बुक्स होती हैं, उनके अंदर जो अंश है, वो दूसरों के द्वारा तैयार किया जाता है। लेकिन ऐसा केवल तभी किया जाना चाहिए जब लेस इंपोर्टेंट आर्गुमेंट्स की आपको आवश्यकता हो। अगर वही बात है, फैक्ट्स के सारे फैक्चुअल एग्ज़ाम हो रही है, फैक्ट्स अगर पासबुक के अंदर हैं, डेप्यूटी बुक्स के अंदर है, तो आप जो है पढ़ सकते हैं, उनसे आपका काम चल जाएगा। लेकिन वही बात है कि मूल जो खत्म हो गया, सीखने की दृष्टि से आप जो है पढ़ रहे हैं, तो वो आपको इन डेप्यूटी बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा। एंड द मैनर मिनर्स ऑटो बुक्स और इस तरह की जो किताबें होती हैं, वो तुच्छ प्रकृति की होती हैं। इनके अंदर जो मूल भाव भाव है, वो गायब हो जाता है। ठीक है? अब आपने यहाँ पर जो समझना है, वो ये समझना है कि अभी तक जो बातचीत चल रही थी, अ, एक किताब और बताई जाएगी यहाँ पर, आगे पूरा ही पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर कुल 5 किताबों की बातचीत चल रही है, लेकिन पाँचों की जो प्रकृति है, वो अलग-अलग है। यस, अभी तक डेप्यूटी बुक की बात हुई, अभी तक जो बात हुई है, वो हुई है डेप्यूटी बुक्स की। ठीक है? अब एक और आपको किताब जो है बताई जाएगी, कौन-सी? एल्स इसके विपरीत, जबकि डिस्टिल बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल वाटर्स फ्लैशी थिंग्स। इसके विपरीत जो डिस्टिल्ड बुक्स होती हैं, उनको आप इस तरह से समझिए। दूसरी जो किताब बताई जा रही है वहाँ पर, यहाँ पर वो है डिस्टिल्ड बुक्स। तो डिस्टिल्ड बुक्स जो होती हैं, वो डिस्टिल्ड वाटर की तरह होती हैं। जो हम पानी पीते हैं ना घर पर, उसको बोल देते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर नहीं होता है। डिस्टिल्ड वाटर वो होता है जिसके अंदर टीडीएस की मात्रा 10 के नीचे चली जाती है। जो हमारे घर के अंदर आजकल इन्वर्टर बैटरी होती है, बैटरी के अंदर जो हम पानी डालते हैं ना, वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। टेस्टलेस होता है एकदम, उसके अंदर मिनरल्स की संख्या एकदम न्यून कर दी जाती है। टीडीएस जो नापते हैं, वो 10 के नीचे चला जाता है, यानी कि एकदम प्योर होती हैं वो, डिस्टिल्ड वाटर होती हैं, आसुत जल की तरह होती हैं। तो जो डिस्टिल्ड बुक्स हैं, आपको इस तरह से समझ लीजिए कि मान लीजिए वो साइंस वाली किताब है। साइंस की 11th-12th की जो किताब होती हैं, अब आपको हमें ये कहा जा रहा है कि भई जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो साइंस वाला भाग है, उनको आप एनसीईआरटी के ज़रिए जो है पढ़िए। लेकिन वही बात है कि जो मेडिकल बैकग्राउंड का बच्चा नहीं है, हमने वहाँ पर हमने साइंस इसीलिए तो नहीं ली कि हमें उस समय समझ नहीं आ रही थी। तो अब हम 3-4 क्वेश्चनों के लिए एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे? बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत आ रही होगी, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि भई साइंस की वो किताब पढ़ो, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही है, क्योंकि वो एकदम डिस्टिल्ड होती हैं, एकदम प्योर होती हैं, ठीक है? डिस्टिल्ड वाटर की तरह होती हैं और वो फ्लैशी होती हैं। फ्लैशी मतलब नीरस,
वो टेस्टलेस होती हैं। यहाँ पर जो है डेप्यूटी बुक्स की भी उसने लगभग-लगभग बुराई कर दी है, डिस्टिल्ड बुक्स की भी उसने बुराई कर दी है कि डिस्टिल्ड बुक्स जो हैं डिस्टिल्ड वाटर की तरह होती हैं, वो फ्लैशी होती हैं, फ्लैशी थिंग्स यानी नीरस होती हैं, टेस्टलेस होती हैं। जिस तरह से डिस्टिल्ड वाटर अशुद्ध जल टेस्टलेस होता है, बैटरी वाला पानी अपने शरीर के लिए बड़ा खतरनाक होता है, उस पानी को नहीं पीना चाहिए। कि कई बार ऐसा देखते हैं, जैसे मेरे एरिया की मैं बात कर रहा हूँ कि शेखावाटी क्षेत्र जो है, वहाँ पर पानी नहीं है, ठीक है? पहले जो नीचे से जो भूमि के नीचे से पानी कुओं के ज़रिए पानी पिया जा रहा था, तो वहाँ पर ये जो चूरू, झुंझुनू साइड जो है फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर टीडीएस 400-400, 500-500 हुआ करता था। फिर क्या किया गया कि आरओ जो बाज़ार के अंदर आरओ आए, तो उन्होंने जो टीडीएस की मात्रा वो 100-150 के आस-पास कर दी, तो उस पानी को हम लोग पीने लग गए। अब क्या आया है, वो कुंभाराम जो नहर है, वो हमारे यहाँ पहुँचा दी गई है। उसके अंदर पानी वैसे ही ठीक आ रहा है, हालाँकि उसमें बदबू आ रही है, कीड़े आ रहे हैं, लेकिन वो अलग समस्या है। टीडीएस उसके अंदर ठीक है। ठीक है? यानी कि टीडीएस उसके अंदर वही जो 50-100 होता है पीने के लिए, जो ठीक है 100 के आसपास या 100 के आसपास, 50 और 100 के बीच की रेंज वाला जो टीडीएस है वो ठीक होता है। अब वो पानी आने लग गया, नीचे की जो कुओं वाली जो बोरिंग है वो तो रोक दी गई है, नहरों के ज़रिए हमें पानी पिलाया जा रहा है। अब क्या था, जो जो आरओ पहले लगे हुए थे वो तो लगे हुए थे, वो जो अ ये पहले से, क्योंकि जो आरओ है वो तो टीडीएस कम कर रहा है केवल, वो तो पानी को छान रहा है। जो 700-800 टीडीएस इस एरिया के अंदर हुआ करता था, उसको वो 100-150 के आसपास लाके छोड़ दे रहा था। अब जो नहर का पानी आ रहा है उसके अंदर टीडीएस वैसे ही कम है, तो वो फिर आरओ भी लगा हुआ उस टीडीएस को, जो पीने लायक पानी है नहर का भी, उसको वो फिर वो 15-20 पर ले जा रहा है, यानी कि वो जो है अंदर के सिस्टम को खराब कर रहा है। तो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो खतरनाक होता है, इसीलिए वो बैटरी के अंदर डाला जाता है। अशुद्ध जल उसको कहते हैं, जिसके अंदर टीडीएस की मात्रा बेहद कम हो जाती है, मिनरल्स की मात्रा बहुत कम हो जाती है। यहाँ पर जो फ्रांसिस बेकन ने किया है कि जो डिस्टिल्ड बुक्स होती हैं, जो प्योर बुक्स होती हैं, जो प्योर टेक्स्ट बुक्स होती हैं, इस तरह से आप टेक्स्ट बुक के साथ उनकी तुलना कर सकते हो कि मान लो 10th-12th वाली जो साइंस की किताबें होती हैं, वो डिस्टिल्ड वाटर की होती हैं, वाटर की तरह होती हैं कि प्योर है, कंटेंट एकदम उसके अंदर प्योर है, लेकिन वो फ्लैशी थिंग्स यानी कि नीरस होती हैं, टेस्टलेस होती हैं, इसीलिए हम डेप्यूटी बुक्स की तरफ जाते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर जो बात हुई है वो 5 तरह की किताबें आपको बताई गई हैं। पहली 3 किताबें जो मैनर ऑफ रीडिंग की, वही कौन-सी किताब को किस तरह से पढ़ना चाहिए। ये सारे जो अभी तक हमने देखे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर, इसीलिए मैं यहाँ पर टाइम ले रहा हूँ कि फैक्ट्स तो आप रट लोगे, सीधे-सीधे फैक्ट्स हैं उनको तो आप 2-3 बार दोहराओगे तो आप रट लोगे, लेकिन थोड़ा-सा लैंग्वेज अगर घुमा दी उसने, तो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आप उनको समझ पा रहे हो या फिर आप खुद के मनन से समझ पा रहे हो, तो आप तभी आप उनको कर पाओगे। जो है 5 तरह की किताबें बताएगी। शुरुआत की जो 3 किताबें हैं वो कि भई किस तरह से पढ़ना है, मैनर ऑफ रीडिंग, कौन-सी किताब को किस तरह से पढ़ना चाहिए, ये आपको बताया गया है। और अंतिम के अंदर जो 2 किताबें आपको बताई गई हैं, एक तो डेप्यूटी बुक्स, ये अगर आप देखेंगे तो इसको किस तरह से विभाजन कर सकते हैं आप कंटेंट के बेसिस के ऊपर, सब्जेक्ट कंटेंट मैटर के हिसाब से भी कि किस किताब के अंदर किस तरह का मैटर है, उसको किस तरह से पढ़ना है, ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है? कि भई अगर डेप्यूटी बुक्स हैं, अगर आपको लेस इम्पोर्टेंट आर्गुमेंट्स की अगर आवश्यकता है, तो आप डेप्यूटी बुक्स के ज़रिए वो पढ़ सकते हैं। और वही बात है कि अगर प्योर आपको कुछ पढ़ना है, जिसके अंदर काट-छाँट ना हो, मूल भाव आपको समझना है, समझने की दृष्टि से आप पढ़ना है, तो आप डिस्टिल बुक्स की तरफ आप जाइए, जो कि डिस्टिल वाटर की तरह होती हैं, लेकिन इनको भी जो है फिर फ्लैशी थिंग्स बता दिया गया है कि भई ये भी नीरस होती हैं। कुल मिलाकर दोनों ही किताबों को बस उनकी अच्छाई बताई गई, तो उनकी बुराई भी कर दी गई है, और ये रीडर के ऊपर है, उसकी समझ पर है, उसके एक्सपीरियंस पर है कि भई उसको आवश्यकता क्या है, उसकी आवश्यकता अनुसार उसको किताब का चयन करना चाहिए। कुछ इस तरह से यहाँ पर हम समझ सकते हैं। ठीक है? आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा। यस, अब क्या कहा जा रहा है? रीडिंग मेक ए फुल मैन, ये पुरानी इंग्लिश है, इसका मतलब है मेक्स। रीडिंग जो है एक फुल मैन बनाती है। क्या मतलब हुआ इसका? एक क्वेश्चन है भई, वही मैंने कहा ना कि हर दूसरी लाइन से यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, फैक्ट्स भरे पड़े हैं, फैक्चुअल आपकी एग्ज़ाम होती है। आपको बार-बार इन चीज़ों को आप दोहराएँगे तो आप जो है याद कर पाएँगे। फिर या फिर इसका एक तरीका ये है कि पीवाईक्यूज़ आप सोल्व कीजिए, फिर जितने भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, आपको जहाँ पर भी मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ के अंदर मैंने डाले भी हैं, तो उनको सोल्व कीजिए, ताकि आपकी चीज़ें ध्यान रहें कि आपको ये पता हो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, जो रीडिंग है वो फुल मैन बनाती है। क्या मतलब हुआ कि कोई जितना पढ़ता है, जितनी रीडिंग करता है, उससे फुल मैन जो है बना जा सकता है, परिपूर्णता आती है, यानी कि आप फुल मैन बनते हैं किससे? रीडिंग से। कॉन्फ्रेंस ए रेडीमैन, कॉन्फ्रेंस जो होती है वो रेडीमैन बनाती है। कॉन्फ्रेंस मतलब आप इसको ये समझिए स्पीकिंग, कि बोलने से जो है रेडीमैन बनता है। रेडीमैन मतलब कि आप हाजिर-जवाबी आपके अंदर आने लगती है, वाक्पटुता आपके अंदर आने लगती है। जितना आप बोलोगे, उतना ही जो है आप तुरंत जवाब दे पाते हो, इस तरह की स्थिति आने लगती है। इस तरह से आपने देखा होगा कि जो अ
पोएट्स होते हैं या फिर जो डिबेट्स के अंदर भाग लेते हैं या फिर जो आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल डिबेट जो लोग करते हैं टीवी पर, वो हाजिर-जवाब होते हैं, वाक्पटुता उनके अंदर होती है, तुरंत उनके पास जो है उत्तर मिलता है। खासकर जो पोएट्स होते हैं, कॉमेडियंस होते हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, उनको आपने देखा होगा। यस, या फिर कॉन्फ्रेंस से आप इस तरह से समझ लीजिए कि आपने देखा होगा कि भई कोई भी पार्टी है, वो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो कॉन्फ्रेंस के अंदर कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर मतलब अगर मीडिया को अगर संबोधन करना, उनकी बातों का जवाब देना, उनके क्वेश्चनों का जो आंसर देना, तो आपने देखा होगा कि उन्हीं लोगों को भेजा जाता है, जो पढ़े-लिखे हैं, जो क्वेश्चनों का उत्तर जो है दे सकते हैं, जिनको मैटर का पता होता है। यानी कि कॉन्फ्रेंस जो है वो रेडीमैन बनाती है, कॉन्फ्रेंस से जो हाजिर-जवाबी आती है, आपके अंदर वाक्पटुता आती है। एंड राइटिंग एंड एग्जैक्टमेंट, और जो लिखता है, राइटिंग जो है वो एग्जैक्ट मैन बनाती है, यानी कि जो जितना लिखता है उसके अंदर उतनी ही जो है एक्यूरेसी आने लगती है। एग्जैक्ट मैन मतलब एक्यूरेसी से आप समझ सकते हैं, वो उतना ही जो है एररलेस होने लगता है। यस, अभी तक आपने जो देखा है, क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि पिछली स्लाइड वही है, घुमा-फिरा कर कि भई अ, स्टडीज़ की बातचीत चल रही है यहाँ पर, स्टडीज़ के अंदर ही यहाँ पर रीडिंग की बात हो गई, यहाँ पर स्पीकिंग की बात हो गई, कॉन्फ्रेंस को आप स्पीकिंग मान सकते हैं, और यहाँ पर जो है राइटिंग की बात हो गई। इनको तीनों को जो है स्टडीज़ का ही भाग मान लिया गया, और ये इनका भाग होती भी है कि भई जितना जो पढ़ता है, उतना ही वो फुल मैन बनने लगता है, यानी कि परिपूर्णता आने लगती है। कॉन्फ्रेंस से रेडी मैन, जो जितना बोलता है उससे उसके अंदर उतनी ही जो हाजिर-जवाबी आती है, वाक्पटुता आती है, और जो जितना लिखता है उतना ही वो एग्ज़ैक्ट मैन बनने लगता है, यानी कि उसके अंदर एक्यूरेसी आने लगती है। अब इन्हीं तीनों चीज़ों को आगे एक्सप्लेन किया गया है, वो देखिएगा। यस, आगे क्या कहा जा रहा है? एंड देयरफॉर इफ ए मैन राइट लिटिल ही हैड नीड हैव ए ग्रेट मेमोरी, एंड इफ ही कम्फर्ट लिटिल ही हैड नीड हैव ए प्रेजेंट विट, एंड इफ ही रीड लिटिल ही हैड नीड हैव मच कनिंग टू सीम टू नो दैट ही डज नॉट। यस, अभी तक जो देखा है, जो 3 बातें बताई गई कि रीडिंग से फुल मैन बनता है, कॉन्फ्रेंस से रेडी मैन बनता है, राइटिंग से एग्जैक्ट मैन बनता है, इन्हीं तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। मैं कुछ इस तरह से आपको ये बताना चाहूँगा कि जो अभी हमने देखा कि रीडिंग करने से जो है वो फुल मैन बनता है। उसके बाद हमने देखा कि कॉन्फ्रेंस से जो है रेडी मैन बनता है। यस, उसके बाद हमने देखा राइटिंग से जो है वो एग्जैक्ट मैन बनता है। ठीक है? अब इन्हीं तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है किस तरह से, वो देखिएगा। यस, अब आगे क्या कहा जा रहा है? एंड देयरफॉर इफ ए मैन राइट लिटिल ही हैड नीड हैव ए ग्रेट मेमोरी, इफ ही कम्फर्ट लिटिल ही हैड नीड हैव ए प्रेजेंट विट, एंड इफ ही रीड लिटिल ही हैड नीड हैव मच कनिंग टू सीम टू नो दैट ही डज नॉट। यस, तीनों इन बातों को बताकर कि रीडिंग से फुल मैन बनता है, कॉन्फ्रेंस से स्पीकिंग से जो रेडी मैन बनता है, राइटिंग से जो एग्जैक्ट मैन बनता है। अब यहाँ पर इन तीनों को एक्सप्लेन कर रहा है किस तरह से, उल्टे क्रम के अंदर। आपने देखा कि उसने रीडिंग पहले बताई, फिर कॉन्फ्रेंस स्पीकिंग पहले बताई, राइटिंग पहले बताई। अब जो इनको एक्सप्लेन वो उल्टे तरीके से कर रहा है कि पहले इसको एक्सप्लेन कर रहा है, फिर इसको, लास्ट के अंदर रीडिंग को। शुरुआत उसने वहाँ से की थी। यहाँ पर आप थोड़ा-सा वो देख सकते हैं कि पिछली क्लास के अंदर हमने जैसे डिस्पर्स्ड मेडिटेशन की बात की थी कि बेकर ने खुद के ऐसे इसको डिस्पर्स्ड मेडिटेशन बताया है। डिस्पर्स्ड मेडिटेशन को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जहाँ पर आइडियाज़ की जो है कंटिन्यूटी नज़र नहीं आती, क्रमबद्धता नज़र नहीं आती। केवल और केवल ऑफ स्टडीज़ को जब हम देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भई इस तरह से बताकर एक्सप्लेन जो उल्टे तरीके से कर रहा है कि जैसे उसके मन के अंदर आइडियाज़ आए, उसी तरीके से वो एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा है। बाकी ऑफ स्टडीज़ के अंदर तो ऐसा लगता है कि भई गागर में सागर है, एफोरिस्टिक स्टाइल इसके अंदर दिखती है कि बहुत कम शब्दों के अंदर उसने जो मूल भाव है, फ्रांसिस बेकन ने वो बता दिया है। और दूसरे एसो के अंदर ऐसा हो सकता है, क्योंकि फ्रांसिस बेकन ने तो दूसरे सभी जितने एसेस थे उसके, जो कुल 58 ऐसे उसने लिखे, उनके बारे में जो कुल मूल भाव निकला होगा, इसी कारण उसने अपने एसेस को जो है डिस्पर्स मेडिटेशन बताया है। थोड़ा-सा प्रभाव आप पर उस डिस्पर्स मेडिटेशन का वो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से शुरुआत करके एक्सप्लेन वो उल्टे तरीके से कर रहा है। यस, एंड देयरफॉर इफ ए मैन राइट लिटिल, अगर कोई व्यक्ति जो है कम लिखता है, तो फिर भी जो उसको एग्जैक्ट मैन बनना है, जैसा कि उसने बताया कि भई एग्जैक्ट मैन जो है, एक्यूरेट जो मैन है, आप एररलेस बने, आपके अंदर जो एक्यूरेसी आए, तो आपको लिखना पड़ेगा। लिखने से जो है एग्जैक्ट मैन बना जा सकता है, उसे एक्यूरेसी आती है। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति कम लिखता है, फिर भी उसको एग्जैक्ट मैन बनना है, ही हैड नीड हैव ए ग्रेट मेमोरी, तो उसके पास जो है ग्रेट मेमोरी होनी चाहिए, तगड़ी याददाश्त उसके पास होनी चाहिए। दिख रहा है आपको?
यस, क्या कहा जा रहा है समझ गए आप? कि शुरुआत में ये बताया कि भई राइटिंग से जो है एग्ज़ैक्ट मैन बना जा सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कम लिखता है फिर भी उसको एग्ज़ैक्ट मैन बनना है तो उसके पास जो ग्रेट मेमोरी हो होनी चाहिए। आप कुछ इस तरह से खुद के सेंस के अंदर इसको समझ सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि भई आप मान लो आपकी एग्ज़ाम है जून के अंदर, आपको ये कहा जाता है, आपको ये सुझाव भी दिया जाता है और आप ये खुद समझते भी हैं कि भई शॉर्ट नोट्स जो हैं बनाने चाहिए ताकि बार-बार रिवीज़न हो और एग्ज़ाम तक जो है कई बार आप चीज़ों को देख पाएँ, एग्ज़ाम हॉल तक भी जो है शॉर्ट के अंदर आपके पास कंटेंट हो। तो इसलिए आपको सुझाव दिया जाता है कि भई आप जो है शॉर्ट नोट्स बनाइए, राइट कीजिए। लेकिन अगर वही बात है कोई व्यक्ति कोई जो है अभ्यर्थी नहीं कर रहा है, कोई स्टूडेंट नहीं कर रहा है, तो फिर भी अगर उसको एग्ज़ाम पास करनी है, उसको एग्ज़ैक्ट जो है मैन बनना है, एग्ज़ाम क्लियर करनी है, रैंक लानी है, तो उसके पास जो है ग्रेट मेमोरी होनी चाहिए। तगड़ी याददाश्त उसके पास होनी चाहिए कि जो देखा, जो पढ़ा उसके तुरंत याद हो गया। ऐसा होता नहीं है लेकिन। ठीक है? कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। फिर आगे क्या कहा जा रहा है? इफ ही कम्फर्ट लिटिल अगर वो कम बोलता है, ही हैड नीड हैव ए प्रेजेंट विट तो उसके पास जो है जन्मजात जो है, उसके पास वो वाक्पटुता होनी चाहिए, हाज़िर-जवाबी होनी चाहिए। यानी कि पहले बताया गया कि भई कॉन्फ्रेंस स्पीकिंग से जो है, आप रेडीमैन बन सकते हैं, आपके अंदर हाज़िर-जवाबी आ सकती है, आप वाक्पटु जो हो सकते हैं, फ्री फ्लो ऑफ वर्ड्स आपके अंदर होने लगता है। आप जो तुरंत आपके पास शब्दों का प्रवाह आपके मुँह से दिखता है, जितना आप जो है बोलोगे। लेकिन यहाँ यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कोई कम बोलता है और फिर भी जो उसको रेडीमैन बनना है, तो उसके पास जो प्रेज़ेंट विट होनी चाहिए यानी कि जो जन्मजात उसके अंदर ये वाक्पटुता वाली योग्यता होनी चाहिए, हाज़िर-जवाबी होनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं हम अपने आस-पास की उम्र कम है, लेकिन अपनी उम्र से जो है वो ज़्यादा बड़ी बातें वो करता दिखता है, उसके जो शब्दों का जो चयन है वो अच्छा होता है, कम उम्र के होने के बाद भी उसको आप प्रेज़ेंट विट मान सकते हैं कि ऐसे लोगों के पास जो जन्मजात इस तरह की योग्यता होती है बोलने वाली। यस, उसके बाद क्या कहा जा रहा है? इफ ही रीड लिटिल अब वो यहाँ पर रीडिंग को एक्सप्लेन किया गया है कि अगर वो कम पढ़ता है फिर भी उसको फुल मैन बनना है, तो उसका क्या उपाय है? ही हैड नीड हाउ मच कनिंग तो उसके अंदर जो है अ, पर्याप्त मात्रा के अंदर कनिंग मतलब चातुर्य होना चाहिए और धूर्त होना चाहिए। किस तरह की चातुर्य कनिंगनेस उसके अंदर होनी चाहिए, क्लेवरनेस उसके अंदर होनी चाहिए टू टू सीम टू नो दैट ही डज़ नॉट कि भई उसको ये दिखाना पड़ेगा, इस तरह की क्लेवरनेस उसके अंदर होनी चाहिए, धूर्तता वो होनी चाहिए कि उसको इस तरह से जो प्रेज़ेंट करना पड़ेगा दूसरों के सामने कि उसको जो नहीं पता है, ये दिखाना पड़ेगा कि भई मुझे सब कुछ पता है। ठीक है? यानी कि कई बार आप देखते हैं ना कि कुछ लोग जो हैं वो इस तरह से होते हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं, उनको देख के ऐसा लगता है कि कोई ना कोई सरकारी बड़े सरकारी पद पर ये आसीन होगा, आईएएस वाईएएस होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो खुद को प्रेज़ेंट इस तरह से करते हैं कि उनको सब कुछ पता है और वो आईएएस ही हैं। ठीक है भई? तो उसके अंदर जो है पर्याप्त मात्रा के अंदर क्लेवरनेस होनी चाहिए और इस तरह से खुद को प्रेज़ेंट करना पड़ेगा कि भई उसको सब कुछ आता है, चाहे उसको कुछ नहीं आता हो। यस, ठीक है? आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिएगा